मित्रों नमस्कार। अभी भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन जो सिंदूर चला हुआ है, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है और उसके संकेत हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी दे दिए हैं। और दूसरी स्थिति अब इसमें यह बनती है कि सर्वदलीय शिष्टमंडल और पूरे दुनिया के प्रभुत्वशाली देशों में, विशेषकर पश्चिमी देशों में जाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहा है और भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, क्या हुआ है, इसके संबंध में वो चर्चाएं कर रहा है। कारण है कि पश्चिमी देशों में जो ऊटपटांग खबरें भारत के दूरस्थ मीडिया द्वारा जो फैलाई जाती हैं, उन पर भी गंभीर चर्चाएं होती हैं और उसके कारण भारत की कई सारी अच्छी बातें भी इन मीडिया के चक्कर में बेकार हो जाती हैं। और इसका आपने प्रभाव कई बार देखा होगा कि यहाँ का जो मीडिया अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देता है और कई सारे पत्रकार तो आपने देखा ही है कि खुले ही है कि कोई चीन के हाथ बिका हुआ है, कोई अमेरिका का हाथ बिका हुआ है और कोई जॉर्ज सोरोस का गुर्गा है। तो ये तो आपने सब देखा ही है। तो इन सब बातों से जो भारत के खिलाफ नेगेटिव माहौल दुनिया में खड़ा होता है, उस माहौल को ठंडा करने के लिए और भारत की नेक नियत, ईमानदारी और शक्ति को बतलाने के लिए ये शिष्टमंडल 7 भागों में विभाजित करके पूरी दुनिया में अपनी पक्ष को रखेगा और भारत अपना पक्ष रखने में कामयाब भी होगा। क्योंकि होता यही था, पहले भी कई शिष्टमंडल गए हैं लेकिन वो इस तरीके से अपने प्रभाव को नहीं दर्शा पाए और ना ही वो इस प्रकार के कामों के लिए गए हैं। क्योंकि जब भी भारत पाकिस्तान युद्ध की बात आती थी तो हमारे विपक्ष के तो कई लोगों को बयान आप देख ही रहे होंगे। कोई बोल रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए। कई विपक्षी दल बोलते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत को डरना चाहिए, भारत का लंबा नुकसान हो जाएगा। तो आदि दहशत वो फैलाते रहते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब पूरी दुनिया ने देखा भारत का परचम। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले आधा खौफ तो कांग्रेस पार्टी ने चीन का एक हुआ बनाकर रखा हुआ था। डर डर कर चीन से सारी संधियां कर रखी थी और भारत को गुलाम बनाने की पूरी व्यवस्थाएं कर ली थी। भारत के आधे से अधिक मार्केट पर चीन का कब्जा था। सिर्फ इस बात को डर को कि तुम पाकिस्तान से लड़ोगे और हम पाकिस्तान का साथ देंगे और तुम्हें निपटा देंगे। और गोपनीय रूप से कई सारी संधियां आपने सुना होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह पीछे रहते थे, सोनिया जी आगे रहती थी, वो बात करके सारे काम करती थी और कमिटमेंट कराती थी। ये भी आपने वीडियो देखे होंगे। तो ऐसी जो नैरेटिव पहले फैलाए जाते थे और ऐसे ही जो शिष्टमंडल जाते थे तो ऐसी छोटी छोटी बातें करके कुछ देशों में ही चले आते थे। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का जो योजना मंत्री हैं, योजनाएं हैं, भारत की जो एक इस तरीके की प्लानिंग जो देश के लिए है, वो सब अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छाने वाली है। क्योंकि कभी भी कोई भी युद्ध खाली अस्त्र शस्त्रों से ही नहीं जीता जाता। उसके लिए बहुत सारे प्लानिंगें की जाती हैं, उसके अनुसार सारे काम किए जाते हैं और एक साथ युद्ध को लड़ा भी नहीं जाता। मूर्ख लोग होंगे वो जो एक साथ युद्ध को लड़के भिड़ते हैं। और आप कई उदाहरण भी देख भी रहे होंगे कि सालों से युद्ध चल रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया और यहाँ पूरा खेल 3 दिन के अंदर समेट के रख दिया। 20 मिनट की पूरी स्ट्राइक और पूरा पासा पलट चुका था। तो ये भारत का पराक्रम है और भारत की युद्ध प्लानिंग है और उस प्लानिंग के ये सर्वदलीय मंडल भी एक हिस्सा है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से कहें कि अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह भी ऑपरेशन सिंदूर का ही एक हिस्सा है कि भारत, जो देश भारत के पक्षधर हैं उनके लिए और जो देश भारत के विरोधी हैं उनके लिए और जो देश भारत के मीडिया से प्रभावित होकर भारत के खिलाफ या भारत के पक्ष में कुछ भी अपना एक मंतव्य बना लेते हैं, उन लोगों के लिए सत्य के धरातल पर हर जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। और ये जो सर्वदलीय मंडल गया है, इसको पूरी जानकारी है, ये सब बातें करके जवाब भी देते हैं और भारत के पक्ष में माहौल भी बनाते हैं। माहौल तो क्या बनाएंगे, जो सत्य होगा वही माहौल बनता है। झूठ तो हमारे यहाँ कांग्रेस बक बक के परेशान हो गई, कोई ने उनकी सुनी नहीं। और जो सत्य होता है वो मगर चढ़ के बोलता है। तो सत्य की जो स्थिति है वो यही है कि जब आप किसी के सामने रखेंगे तो अपना प्रभाव दर्शाए बिना नहीं रहेगा। तो ऐसा ही ये प्रभाव दर्शा रहा है। भारत की हम कुंडली को देखते हैं तो सर्वदलीय जो मंडल बना है, शिष्टमंडल बना है, इसकी बहुत आवश्यकता थी और इसकी आवश्यकता 1947 से ही थी। आज हम जो अपना प्रभाव 2012 से पहले आतंकवादी भारत पर हमला करते थे, हमारे मंडल जाते थे, मुंह लटका के आ जाते थे, बाहर के देशों में सुनते थे आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, इतनी सी बात सुनते थे, मुंह लटकाते तो चले आते थे। लेकिन अब
स्थिति कुछ और है। जो देश बोलते थे आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, अब उन्हीं के यहाँ आतंकवाद ज़बरदस्त तरीके से पनप रहा है और स्थिति नेगेटिव हो रही है। और भारत की कुंडली में यह ग्रह योग है कि भारत जब भी युद्ध लड़ेगा, क्योंकि पराक्रम स्थान से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि यह देश किस किस प्रकार से हमला कर सकता है, या इस व्यक्ति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, और शक्तियों के अनुसार फिर वो निर्णय लेना शुरू करता है। और भारत की हम कुंडली देखते हैं तो भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है, लग्न में राहु हैं, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि तीसरे स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में। चंद्रमा की महादशा सितंबर 25 तक, इसके बाद मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। तो सबसे पहला राहु जब लग्न में होता है व्यक्ति बहुत अधिक विचारशील होता है, और यही कारण है कि हमारे जब भी कोई घटना घटती है और हम चिंतन करने में लग जाते हैं, और अभी तक यही होता चला आया है। चंद्रमा की महादशा के पहले जितनी भी महादशाएं आई, चाहे शुक्र की हो, चाहे सूर्य की हो, चाहे केतु की हो, और चाहे बुध की रही हो, इन सब महादशाओं में हम सोचते ही रहे। आतंकवादी आए, उन्होंने हमारे सैनिकों के सर काट लिए, हम सोचते ही रहे। आतंकवादी आए, बम्बई में इतना बड़ा हमला कर दिया, हजारों लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए, और हमारी सरकार सोचती ही रही। कश्मीर में लाखों हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई, सरकार ने एक नैरेटिव फैला दिया कि पंडितों को मारा जा रहा है, और लाखों लोग वहाँ से बाहर शरणार्थी बन कर आए। वो दिल्ली में परेशान हुए, जहाँ से उनकी ज़मीनें छूटी वो तो छूटी, तो भी सरकार इन सब बातों को प्रॉपर तरीके से नहीं एनालिसिस कर पाई, और वो चिंतन में ही लगी रही। तो ये जो घटनाक्रम है ये राहु के कारण होता है कि हम सोचते रहते हैं, कर धर कुछ नहीं पाते हैं, और उससे संबंधित व्यक्ति राजा बन जाए। तो मनमोहन सिंह जी भी सोचते रहे, कुछ कर नहीं पाए। यासीर मलिक जैसा आतंकवादी जिसके पास बैठ जाए, और बैठने के बाद चाय पिए, नाश्ते और बिरयानी की आप बात करो, जो एक हत्यारा हो, उसकी जब आप बैठोगे तो आप क्या देश के बारे में सोच पाओगे? तो आपका चिंतन भी सोचते रहना है, क्या होगा क्या होगा। जिस देश में आपने जन्म लिया, उस मातृभूमि को रक्षा के लिए आपको इतना बड़ा पद मिला, आप उस रक्षा के लिए ही आप अपना काम नहीं कर पाए, ऊपर जाके अब क्या मुंह दिखाओगे? ठीक है, देश में प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जो मुंह दिखाने के लिए हुए हैं और जिनके काम कुछ नहीं हुए हैं। तो ये जो देश में जिस तरीके की अभी तक व्यवस्थाएं चल रही थी, राहु अधीन ऐसी ही व्यवस्थाएं होती हैं। अब राहु अभी भी है, और यहाँ पर मोदी जी विराजमान है। मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लग्न है, लग्न में मंगल और चंद्रमा विराजमान है। अब यहाँ राहु के साथ मंगल एक पराक्रम जुड़ा, राहु स्वयं एक चिंतनशील व्यक्तित्व है, और उसके साथ चंद्रमा जुड़ा जो समस्त जनता का कारक है। अब जो व्यक्ति आया है प्रधानमंत्री बन के, तो इसके अंदर 3 क्वालिटी भारत की कुंडली के साथ मैच कर गई। एक तो राहु जो चिंतन अच्छा करता है, एक मंगल जो उत्तम पराक्रम को देता है, और एक चंद्रमा जो जनता की रक्षा कराता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अब जो स्थिति बनेगी तो भारत नंबर 1 बने बिना नहीं रहेगा। अब दूसरी स्थिति बनती है कि भारत किस किस प्रकार से हमला करने की पोजीशन पर है। उसके लिए यदि हम देखते हैं तीसरे स्थान को, तो तीसरे स्थान में भारत की जो कुंडली है उसमें सूर्य बुध शनि और शुक्र है। सूर्य अपने आप में तृतीय भाव में बहुत शुभ होता है, वैसे तृतीय भाव में लगभग सभी ग्रह उत्तम फल प्रदान करते हैं। और यहाँ सूर्य बुधादित्य योग का बनना, यहाँ आपके अंदर पराक्रम भी है, आत्मबल भी है, और विद्या भी साथ में है। तो सुनिश्चित रूप से भारत जब जब भी कुछ स्थिति में आया तब मजबूत ही रहा, चाहे पार्टियों का नेतृत्व भी कैसा भी रहा हो, और हम विजयश्री को प्राप्त हुए। और जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों ने सोचा था हम वापस भारत को गुलाम बना लेंगे, वो गुलाम यहाँ पर नहीं बना पाए, जबकि कई उनके गुलाम प्रधानमंत्री इस देश पर शासन कर चुके, फिर भी ये स्थिति नहीं हो पाई। कारण था सूर्य बुधादित्यों का तृतीय भाव से भ्रमण करना। शनि और शुक्र का इतना अच्छा संबंध यहाँ पर बनता है कि यह 2 ग्रह हैं जो एक संबंध बताते हैं कि भारत के खिलाफ पूरी दुनिया भी एक हो जाए तो भी उनके अंदर विघटन आ जाएगा। तो यही स्थिति होती है, भारत के खिलाफ कभी कोई देश है, कभी कोई नहीं है, कभी कुछ पक्का बना तो दूसरा एक नेगेटिव हुआ, लेकिन भारत का परचम लगातार फैलता रहा। तो ये जो संकेत भारत की कुंडली से मिले, ये संकेत भी है कि अब भारत बुद्धिमत्ता, बुद्ध के कारण सर्वदलीय बैठक मंडल यहाँ पर बनाया गया, और इस मंडल के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया। और भारत की कुंडली में जैसे सूर्य बुध शनि शुक्र ये कॉम्बिनेशन में, मोदी जी की कुंडली में सूर्य बुध साथ में, शनि शुक्र साथ में, ये ग्रह योग यूं ही नहीं बन जाते। ऊपर वाला यूं ही नहीं किसी व्यक्ति को एक राजनेता बनाकर या किसी के प्रभाव में किसी को अंदर करता है।
तो ये जो ग्रहयोग हैं बतलाते हैं कि कौन व्यक्ति इस देश का शासन करेगा, जिसमें कि इस देश में दुनिया में परचम लहराएगा और उसकी रणनीतियाँ क्या होंगी। तो यहाँ जो हम रणनीतियों की चर्चाएं कर रहे हैं, तो मोदी जी और भारत के जो संघ है आरएसएस विशेष रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। और जिस तरह से देश अब आगे बढ़ रहा है, ये संकेत है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होगा तब जबकि भारत और पाकिस्तान का विलय भारत के अंदर हो जाएगा। और चीन की एकड़बाजी तो एक झटके में निकल गई। ये जो युद्ध जिस तरीके से हुआ, ये युद्ध ने संकेत दिया चीन को कि अब तुम कुछ नहीं हो। दूसरा संकेत दिया टर्की को कि जो कि भाग खड़ा हुआ धमाकों की आवाज़ सुनकर ही। तो ये जो स्थिति बनी बहुत ठीक नहीं बनी और अब चीन से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति बेहतर हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत जल्दी 1 या 2 वर्ष के अंदर चलता रहेगा और जब समाप्त होगा तब भारत पाकिस्तान मिल चुके होंगे। क्योंकि सिंदूर ये 28 लोगों का ही सिंदूर नहीं है कि जो 28 लोग मारे गए, इनकी पत्नियां ही विधवा हुई हैं। लाखों सिंदूर तो उस दिन उजड़ रहे थे जिस दिन 1947 में देश आज़ाद हुआ था। और महात्मा गांधी के रहमो करम पर भारत में जो सिंदूर उजाड़े गए उनकी तो गिनती ही नहीं है। जब जाकर ये अपने काम को लेकर भारत के खिलाफ महात्मा गांधी का जो कूटनीतिक षड्यंत्र चलता रहा, उसमें लाखों विधवाएं उस समय भी हो गई थी। गोडसे की लोग आज पूजन यूं ही नहीं करते हैं कि उसने भी कई लोगों को विधवा होने से बचाया। वो भी एक ऑपरेशन सिंदूर ही था जिसने कि अकेले ने सब कुछ किया लेकिन स्थिति को संभाल लिया और समय रहते उसने सारा काम कर दिया। क्योंकि जो जस्टिस जिसने इस पूरे प्रकरण को सुना है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, उसके स्टेटमेंट क्या थे। तो ऐसी स्थिति जो बनी है वो स्थिति शुरू से ही चल रही थी और अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर आया है, अब ये भारत पाकिस्तान को एक करके रहेगा। तो अब ये नहीं माने कि इन 28 लोगों का ही ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जो नाम है वो इन 28 विधवाओं के लिए ही नाम है। ये तो करोड़ों जो हिंदू मारे गए हैं 1947 से लेकर आज तक, उन सबका ही ऑपरेशन की बात है और ऑपरेशन सिंदूर की बात है। तो ये सिंदूर अब यूं ही नहीं पुछने वाला है, ये सब कुछ तबाह करेगा। उसके बाद फिर भारत का भाग्योदय होगा और इस देश में सनातन की स्थापना होगी। क्योंकि सनातन की स्थापना बिना महिलाओं की कुर्बानियों के नहीं हो सकती। जैसे कि सीता जी ने भी बैठकर वहाँ पर अपनी जो स्थिति निर्मित करवाई और रावण ने जिस तरह से उन पर अत्याचार किए और जो उन्होंने सहन किया, तो उनका जो श्राप था उससे रावण मारा। भगवान राम के प्रताप से और सीता जी के संताप से ये रावण मारा गया। तो यही स्थिति अब यहाँ पर होने वाली है कि इन आतंकियों के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। तो जितने भी सिंदूर हमारे यहाँ पूछे हैं 1947 से लेकर अब तक के लिए, अब वह सब सिंदूर अपना बदला जरूर लेंगे और आने वाले समय में सर्वधर्म की स्थापना होगी और जिसका भारत प्रतिनिधित्व करेगा। और आने वाला समय सनातन का समय है और सनातन के लिए ये बहुत आवश्यक है। और इन महिलाओं के माध्यम से जो संदेश ऊपर वाले की सत्ता तक पहुंचेगा, इसमें भारतीय सत्ता अवश्य ही विराजमान होगी और ऐसे समय में हमारा सनातन धर्म भी पूजनीय होगा। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।